गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस ज्योग्राफी एंड क्लास है आपकी 7th, डेट है 19 अक्टूबर। इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, हम एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स होते हैं, हम किसी न किसी एनवायरनमेंट में तो रहते हैं ना। जो मान लो एक्वेटिक एनिमल्स है जिनको पानी चाहिए होता है, तो पानी क्या है? एक निर्जीव चीज़ है ना, जो लिविंग नहीं है, और हम लिविंग हैं। जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं जीने के लिए, ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द जो जहाँ पे वो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम में जो भी, जैसे अब ये है, यहाँ पर एक फिगर है, ये पेड़ पौधे, ये फ्लावर्स, ये जो जीव जंतु, ये सभी क्या बना रहे हैं? एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। एंड इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर। इकोसिस्टम में सारे फैक्टर होते हैं, जो बायोटिक होते हैं वो भी, और एबायोटिक होते हैं वो भी। तो आपसे इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या कहोगे कि बायोटिक और एबायोटिक जो आपके इकोसिस्टम के जो जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, दोनों जब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एक इकोसिस्टम हो जाता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पर्टिकुलरली एक, जब उनकी ज़रूरतें, अब आप मान लो लद्दाख में जाके रहने लग जाओ, बर्फ़ के एरिया में नहीं रह पाओगे ना, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसे डेजर्ट में रहने लग जाओ बर्फ़ के, वहाँ पे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, थोड़े टाइम में ही हम क्या, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं, सबको अपना अपना एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ह्यूमन हैव आल्सो यूज्ड देयर डिस्क्रिप्शन, और हम लोग कई बार खुद का इकोसिस्टम भी बना लेते हैं। जैसे एक्वेरियम हो गया, और जो प्लांटेशन है, यानी कि जो आपके चावल के खेत होते हैं, गार्डन्स वगैरह है, क्योंकि गार्डन में भी तो छोटे छोटे कीड़े और छोटे छोटे जीव होते हैं, गिलहरियाँ कूदती रहती हैं पार्क में, है ना, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय interaction of all living organism with each other with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and materials, ठीक है। how is ecosystem formed? तो यहाँ पे लिखोगे it is a system formed, यहाँ से लिखोगे इकोसिस्टम यहाँ से लिख लोगे is formed by, ठीक है, फिर यहाँ से by के बाद यहाँ से लिखोगे और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लिख दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे बनता है? इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच ईच अदर विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल मतलब जो खुद से नेचर ने नहीं बनाया है। तो डेजर्ट तो नेचर ने बनाया हुआ है, फॉरेस्ट भी नेचर ने, सी भी नेचर ने, पार्क जो है हम खुद बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है? नेचुरल नहीं है। ओके बच्चा, अब देखो, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ गिवन हिंट्स। इसमें दिया हुआ है फिश, वाटर, लोटस फ्लावर। तो माउंटेन पे तो नहीं हो सकता ना ये सब, कहाँ पे हो सकता है? पॉन्ड में हो सकता है, तो यहाँ पे लिखोगे आप पॉन्ड्स, ठीक है। फिर सैंड, कैमल, कैक्टस, फुटिंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे डेजर्ट, राइट। ओके, उसके बाद डेंस ट्री, वाइल्ड एनिमल्स, सोयल, ये कहाँ पर होगा? डेंस ट्री फॉरेस्ट में होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे फॉरेस्ट। कितना आसान है। कॉनिफरस ट्रीज, शिप एंड स्नो। स्नो कहाँ पे मिलती है? माउंटेन्स में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माउंटेन्स, ठीक है। ओके बच्चा, एक और बात, अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रह गए हैं करने, तो चलो पहले हम वो कर लेते हैं। वाई आर द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ थ्रोन्स? क्यों होते हैं, मतलब कांटे क्यों होते हैं? जो आपके कैक्टस प्लांट होते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं, उनके ऊपर कांटे क्यों होते हैं, ठीक है। ये स्पाइन्स हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस। जो कांटे होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर लॉस से बचाते हैं, क्योंकि डेजर्ट में होते हैं जो स्पाइन्स होते हैं, ये डेजर्ट में होते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर छोटे छोटे जो कांटे होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो एनिमल्स इनको खा नहीं सकते हैं, दूसरा क्या होता है कि अब जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों से ना पानी का लॉस होता है, तो पानी क्या होता है वहाँ पे डेजर्ट में पहले ही कम है, तो पत्तियों से लॉस हो जाएगा, तो फिर वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? तो इसलिए क्या होते हैं, उनके ऊपर कांटे भी होते हैं और उनके ऊपर बड़ी बड़ी पत्तियाँ नहीं होती हैं।
Spines helps prevent loss of water by reducing air flow close to the cactus and providing some shade. In this absence of leaves and large stem carry out photosynthesis. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आपको समझना ज़रूरी है लिखने से ज़्यादा. ठीक है, अब कहते हैं कैमल को क्यों कहा जाता है, क्या कैमल्स आर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज दे कैरी वेरी बिग लोड फ्रॉम वन साइड ऑफ द डेजर्ट टू द अदर. आप यहीं तक आंसर लिखेंगे. ठीक है, आंसर लिखना यहाँ तक है, लेकिन आगे भी मैं समझा रही हूँ, ये वाली चीज़ हम सिर्फ समझेंगे. ड्रोमडेरी कैमल्स कैन कैरी ओवर 200 किलोग्राम ऑन देयर बैक. ठीक है, 200 किलोग्राम. Camels walk 4 kilometers per hour through that hot desert. They can go like this for 3 weeks without water. ठीक है, इसीलिए उनको कहा जाता है. तो आप पहले इतना ही छोटा आंसर लिखेंगे. राइट, अब आगे चलते हैं. आंसर नंबर थर्ड. अब वो थर्ड में क्या पूछा हुआ था, इन्होंने पूछा हुआ वाई आर द लीव्स ऑफ अ लोटस प्लांट फ्लैटन. मतलब फ्लैट क्यों हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक बार बताओ, जैसे खिलता क्यों है एक तरह से. ठीक है, वो बंद होता है, समटाइम बंद हो जाता है, समटाइम खुल जाता है. क्यों होता है? द ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स ऑफ लोटस प्लांट प्रोवाइड बुओयंसी टू द प्लांट. द ब्रॉड एंड फ्लैट लीव सरफेस इज एडेप्टेशन टू गेट द मैक्सिमम सनलाइट, यानी कि वो फैल जाते हैं मैक्सिमम सनलाइट लेने के लिए. ठीक है, दिस वैक्सी कोटिंग प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल. यहाँ तक सिर्फ आप इतना लिखोगे. ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे, 2 लाइनें तो आप लिख ही लोगे, ये यहाँ तक लिखोगे. ओके, दिस वैक्सी कोटिंग प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द फिजिकल एंड केमिकल इंजुरीज. तो ये आप रहने देंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है वाई आर द फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर. क्योंकि वो क्यों रहते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सभी, मतलब सभी जो फ्रॉग होते हैं, सभी एज के फ्रॉग डिफरेंट टाइम स्पेंड करते हैं वाटर में. नो, द अमाउंट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ दैट अडल्ट स्पेंड इन द वाटर वेरीज एनमरसली, यानी कि अलग अलग वेरी करता है. Bull frog and green frog, although they have a lungs and breathe air, spend almost all their adult lives in the water. On the other hand, end of the spectrum, toads and tree frogs spend the majority of their adulthood outside the water. All frogs and toads, however, must eventually come back to the water to mate and lay egg. तो आंसर कहाँ से लिखना है बच्चा आपको? ऊपर वाली सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फ्रॉग एक जैसा ही टाइम स्पेंड करते हैं वाटर में, लेकिन वो अपने जो अंडे देने के लिए या बच्चे के लिए पैदा करने के लिए ही पानी में आते हैं. राइट, तो आप नीचे की सिर्फ एक लाइन लिखेंगे इसके आंसर में, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझानी भी हैं. इसी वजह से DOE ने आपका एक क्वेश्चन दिया है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल फ्रॉग्स एंड टोड क्या करते हैं, मस्ट इवेंचुअली कम बैक टू द वाटर टू. बेशक यहाँ पे ऊपर वाले क्या कि ज़रूरी नहीं है उनके पास लंग्स होते हैं, वो बाहर भी अपना सांस ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करने के लिए आते हैं बेटा, वो मेट करने के लिए और अंडे देने के लिए पानी में आते हैं. ये आपका आंसर होगा. ऊपर वाला सिर्फ समझाने के लिए था. ठीक है, तो मैं उसको कट कर देती. तो देखिए, फिशिंग इज इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड बिकॉज देर इज मच वाटर इन देयर एरिया एंड मोस्ट ऑफ द थिंग दे ईट इज फिश एंड इट इज़ ईजी for them to get the fish by fishing and some people क्या करते हैं, सेल करते हैं फिशेस को, earn money. So it is important occupation and they get the fish easily. Okay, ये क्वेश्चन जस्ट आपको लिखने नहीं है, ये जस्ट थिंक बोला हुआ है आपको, जस्ट थिंक, नॉट टू राइट. ठीक है, आप लोगों को सोचने के लिए बोला हुआ है. आप चाहे तो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और ना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपको राइट करने के लिए नहीं बोला हुआ है, जस्ट थिंक कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, हो सकता है आपकी अगली वर्कशीट में इनके आंसर्स आपको दे दिए जाएं, क्योंकि मैंने यहीं पे पहले करा दिए हैं. तो आई होप आपको जो ये वर्कशीट है अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो चलिए अब हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं. टारगेट है आपका 700 लाइक्स का. ठीक है, एंड आप शेयर करेंगे वीडियोज़ को सो दैट कि हम जल्दी से जल्दी 100 के हो जाएं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.